पूरा क्रिमिनल लॉ सिस्टम एक एफआईआर के चारों तरफ घूमता है। एफआईआर से पूरा जीवन कानून के चक्कर में आ जाता है और कानून पूरे जीवन का चक्कर लगाने लगता है। यदि गलत तरीके से एफआईआर दर्ज की जाने लगे तो बेगुनाहों के जीवन और घर तबाह होने से कौन रोकेगा। लोग अदालतों में जाएंगे कि हमें बचाइए। अब यदि अदालतें भी कह दें कि केस ही तो बना है, भुगत के साबित कर दो कि गलत बना है, तो फिर कोई क्या करे। सच खुद ब खुद सामने आ जाएगा। अदालतों के ऐसा कहने का क्या इलाज हो सकता है। आम आदमी के लिए फिर जीवन का सहारा क्या बचेगा। आरोपी क्या करेगा। हमारे एक सदस्य मित्र हैं एडवोकेट अंकुर सैनी राजवर्धन जी। उन्होंने हमसे सवाल किया है। वो आमतौर से हमसे सवाल करते रहते हैं। उन्होंने पूछा है कि एंटी टाइम्ड एफआईआर और एंटी डेटेड एफआईआर के बारे में कुछ बताया जाए। यह प्रश्न अपने आप में इतना बेहतरीन था कि हमने सोचा कि इस पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो उस चर्चा में ये वाले बिंदु भी हम शामिल करेंगे। एंटी टाइम्ड एफआईआर क्या होती है, यह तो चर्चा होगी ही। यह आरोपी का क्या नुकसान करती है, यह अगला पॉइंट होगा। उससे अगला पॉइंट होगा कानून में इस बात पर क्या नियंत्रण रखा जाता है। उससे अगला पॉइंट होगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कानून है एंटी टाइम्ड एफआईआर के बारे में और क्या उसमें कुछ बदलाव हुआ है, और यदि हुआ है तो अगला पॉइंट है कि यह बदलाव आरोपी को कैसे प्रभावित करता है। आपने देखा होगा कि कई बार पुलिस आरोपी को बिना एफआईआर दर्ज किए उठा लेती है, पूरी तफ्तीश करती रहती है, इधर से उधर से सब जगह से सबूत इकट्ठा करती है या कई बार तैयार करवा लेती है और अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी दिन दिनांक और समय डालकर एफआईआर दर्ज कर लेती है। आरोपी की अरेस्ट के कागज भी उसी की सुविधा के मुताबिक तय होते हैं और यह सारी घालमेल कोर्ट के सामने एक बहुत बड़े गिरोह का भंडाफोड़ करने की तरह पेश की जाती है। ऐसी ही एफआईआर जिसमें दिन दिनांक और समय को वास्तविक न रखा जाए बल्कि पुलिस के द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार और आरोपी को फंसाने की नियत से लिखा जाए तो उस एफआईआर को एंटी टाइम्ड एफआईआर या एंटी डेटेड एफआईआर कहते हैं। एंटी का मतलब होता है पहले, टाइम्ड का मतलब टाइम आप जानते ही हैं, और डेटेड का मतलब होता है दिन से पहले। तो जब आप दिए गए समय और दिन से पहले किसी एफआईआर को लिखा हुआ दिखाते हैं तो वह एंटी टाइम्ड एफआईआर या एंटी डेटेड एफआईआर कहलाती है। इस चैनल पर आप ऐसी ही वीडियोस देख सकते हैं जिनमें कानून पर बिल्कुल नए नजरिए से विचार किया जाता है। फॉल्स एलिगेशंस और फॉल्स केसेस, इनके ऊपर हम आपको वास्तविक कोर्ट केसेस में होने वाली वास्तविक कार्रवाई के बारे में बताते हैं। सच्चे कोर्ट केसेस में झूठे गवाहों को कैसे काबू करें यह बताते हैं। कानून की दूसरी प्रक्रियाएं बताते हैं। जो लोग खुद अपने कोर्ट केसेस को स्वयं समझना चाहते हैं उनके लिए यह चैनल बहुत उपयोगी है। जो यंग एडवोकेट कलीग्स कानून को सीखना शुरू कर रहे हैं उनके लिए भी यह चैनल बहुत प्रेरणादायक और जानकारियां देने वाला है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। सवाल है, एंटी टाइम्ड एफआईआर से आरोपी को क्या नुकसान होता है। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत पुराना केस है जो संभवतः आज की पीढ़ी ने ना पढ़ा हो और वह कभी बहुत ज्यादा प्रचारित भी नहीं किया गया, लेकिन क्रिमिनल लॉ का यह एक बहुत प्रमुख केस है और उसने क्रिमिनल लॉ के कई एस्पेक्ट्स के ऊपर कई गंभीर बातें कानून में जोड़ी हैं। केस का नाम है मेहराज सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1994 SCC 5वां वॉल्यूम 188 पेज। सामने आप साइटेशन देख रहे होंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, डिले इन लॉजिंग द एफआईआर ऑफन रिजल्ट्स इन एम्बेलिशमेंट। एफआईआर में देरी से उसमें और उसके तथ्यों में मिलावट करने की गुंजाइश पैदा हो जाती है जो बाद में किए गए सोच विचार से पैदा होती है। देरी से दर्ज होने पर एफआईआर न केवल तात्कालिकता का लाभ खो देती है बल्कि इसमें अतिशयोक्ति और तथ्यों के बदलाव का खतरा भी पैदा हो जाता है। हमारा मानना यह है कि कानून की कोशिश यह होनी चाहिए कि हर बात कानून के अनुसार हो। यही प्रिजम्पशन सेक्शन 114 इंडियन एविडेंस एक्ट के इलस्ट्रेशन ई में की जाती है, जिसके अनुसार यह माना जाता है कि हर एक जुडिशियल और ऑफिशियल कार्य को नियमित रूप से पूरा किया गया है। लेकिन आमतौर से कोर्ट में पहुंचने वाले सभी पीड़ित यही बताते हैं कि उपरोक्त जुडिशियल और ऑफिशियल काम शायद ही कभी नियम से पूरे होते हों। यही बात एफआईआर, इन्वेस्टिगेशन तथा पुलिस जांच आदि को लेकर कही जाती है और यह बात जनता को पीड़ा भी देती रहती है। खैर, दोबारा अपने एंटी टाइम्ड एफआईआर या एंटी डेटेड एफआईआर के बिंदु पर आते हैं। सीआरपीसी में, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में सेक्शन 157 यह बताता है कि किस तरह से इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए। इस सेक्शन में
यह व्यवस्था की गई है कि जब भी थाना अध्यक्ष को ऐसे अपराध की सूचना मिलती है जिसे वह इन्वेस्टिगेट कर सकता है, तो वह तत्काल संबंधित मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना देगा और स्वयं इन्वेस्टिगेट करेगा या अपने अधीनस्थ के द्वारा इन्वेस्टिगेशन को करवाएगा। सेक्शन 157 सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट को भेजी जाने वाली यह तत्काल रिपोर्ट स्पेशल रिपोर्ट कहलाती है। यहां मैं सेक्शन से हटकर आपको व्यक्तिगत रूप से बताता हूं कि जो जानकार मजिस्ट्रेट होते हैं और जो प्रभावशाली नियंत्रण रखना जानते हैं, वे रोजाना सुबह सेक्शन 157(1) सीआरपीसी में आने वाली सभी एफआईआर को पढ़ लेते हैं और खुद से उनके बारे में जानकारी रखते हैं। जबकि जो मजिस्ट्रेट कानून के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते, बस यूं ही सोए से मजिस्ट्रेट होते हैं, वे हफ्ता 10 दिन में एक बार उन सभी रिपोर्ट्स को मंगवाकर उनके ऊपर साइन कर देते हैं। उन रिपोर्ट्स के ऊपर तारीख और समय भी कोर्ट में रहने वाला पुलिस का सिपाही डालकर लाता है। यह सेक्शन 157 सीआरपीसी इस नजरिए से बनाया गया था कि जैसे ही एफआईआर दर्ज हो, उसकी कॉपी मजिस्ट्रेट के पास जाए और पुलिस कुछ भी गलत समय और गलत दिनांक डालकर ना करे। एंटी टाइम्ड एफआईआर या एंटी डेटेड एफआईआर पर अन्य नियंत्रण अदर इन्वेस्टिगेटिव स्टेप्स के द्वारा रखा जाता है, जैसे इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार करते समय यदि उसमें एफआईआर नंबर नहीं दिया गया है, एमएलसी तैयार करवाते समय यदि उसमें एफआईआर नंबर नहीं दिया गया है, या साइट प्लान तैयार करते समय उसमें एफआईआर का नंबर नहीं दिया गया है, तो इससे जाहिर होता है कि ये सब काम एफआईआर के दर्ज होने से पहले ही कर लिए गए थे, यानी कि एफआईआर जो है वह एम्बेलिश्ड है। ऐसी ही एफआईआर को हम एंटी टाइम्ड एफआईआर कहते हैं। अगला सवाल है सुप्रीम कोर्ट का एंटी टाइम्ड एफआईआर या एंटी डेटेड एफआईआर पर नियंत्रण के बारे में क्या कहना है। अपने अनुभव के आधार पर मैं यही कहना चाहूंगा कि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यह महसूस होगा कि वर्ष 2000 से लेकर 2005 तक सुप्रीम कोर्ट का इस विषय पर एक जैसा रुख रहा है, यानी कि 2000 साल से पहले के जितने भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं उनमें एक रुख मिलेगा, जबकि सन 2000 या 2005 लगा लीजिए, इसके बाद के जितने निर्णय आए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट के रुख में परिवर्तन आ गया है। हम दोनों स्थितियों के एक एक प्रतिनिधि केसेस का अध्ययन करते हैं और फिर दोनों का तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो पुराना व्यू था, जिसको मैंने कहा कि 2000 से पहले वाला व्यू था, उसके बाबत सबसे महत्वपूर्ण केस वही जो अभी हमने ऊपर कहा, मेहराज सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी था। वह सुप्रीम कोर्ट ने 21 अप्रैल 1994 को निर्णय दिया था और उसमें जस्टिस एएस आनंद साहब ने लिखा था, वर्तमान केस में उन जानकारियों का अभाव सूचित करता है कि प्रोसिक्यूशन स्टोरी उस समय तक गर्भावस्था में ही थी और लिखी भी नहीं गई थी, वह बाद में लिखी गई, लेकिन ऐसा दिखाया गया जैसे कि वह सही समय पर लिखी गई हो। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसमें जस्टिस एएस आनंद उसी एंटी टाइम्ड एफआईआर के बाबत बात कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा, इसे बाद में सोच समझकर विचार विमर्श करके लिखा गया और यह एंटी टाइम्ड एफआईआर थी। इस कारण से इसने अपना मूल्य और महत्व खो दिया था, क्योंकि यह पंचनामा तैयार किए जाने तक भी लिखी नहीं गई थी। कोर्ट ने आगे लिखा, ऐसा लगता है कि यह अज्ञात मर्डर का मामला था, वह कोई भी चश्मदीद गवाह वहां पर मौजूद नहीं था, लेकिन झूठे आई विटनेसेस को केस में डालने के लिए पुलिस ने एंटी टाइम्ड एफआईआर लिख दी। तो यह सुप्रीम कोर्ट का उस समय का व्यू होता था। इसमें यह माना जाता था कि यदि कोई एफआईआर एंटी टाइम्ड है या एंटी डेटेड है तो वह अपना मूल महत्व खो चुकी है और यह एक फर्जी एफआईआर है। उसके बाद समय के अनुसार जब यह दिखाई पड़ा कि पुलिस तो लगभग हर केस में यही कर रही है और कानून को तोड़ रही है, जिससे आरोपी को लाभ मिलता रहता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को फटकारने और उसका आचरण ठीक करने के बजाय कानून की व्याख्या में ही परिवर्तन कर दिया। यह वह परिवर्तन है जिसे मैंने कहा कि 2005 के वर्षों में खास तौर से देखने को मिलता है। इस दौर का एक सबसे महत्वपूर्ण केस है मांगा एलियस मानसिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। यह 3 मई 2013 को डिसाइड हुआ था। साइटेशन इसकी आप सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इस केस के डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2011 के एक फैसले भजन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का रेफरेंस दिया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने लिखा था, ऐसा नहीं है कि मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट की हर देरी का मतलब यही होगा कि एफआईआर सही समय पर दर्ज नहीं की गई, या वह एंटी टाइम्ड एफआईआर है या वह एंटी डेटेड एफआईआर है। ऐसी हर एक देरी प्रोसिक्यूशन स्टोरी के लिए घातक नहीं होगी, जब तक कि आरोपी यह ना साबित कर दे कि इस देरी से उसे क्या हानि हुई है। सेक्शन 157 सीआरपीसी में लिखे शब्द तत्काल का यह अर्थ नहीं है कि प्रोसिक्यूशन को अपनी हर घंटे की देरी को समझाना पड़ेगा।
इस केस में यह देरी बहुत स्वाभाविक है। यहाँ हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप देख पा रहे होंगे कि पहले जहां एफआईआर के एंटी टाइम्ड होने पर या एंटी डेटेड होने पर उसको लीगली यूजलेस मान लिया जाता था, वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं मानेंगे, बल्कि आप दिखाइए कि उसके एंटी टाइम्ड होने से या एंटी डेटेड होने से आपको क्या हानि हुई है, और यह हानि अब आरोपी को दिखानी पड़ेगी। लेकिन एक बात हमें कभी समझ में नहीं आई, इतने दिन तक कानून का अध्ययन करने के बाद भी समझ में नहीं आई कि जिस समय आरोपी मारा मारा घूम रहा होता है उस समय वह सर्वशक्तिमान पुलिस के खिलाफ कैसे यह बात दिखा सकता है कि पुलिस ने किस तरह से एफआईआर को एम्बलिश किया है, किस तरह से तथ्यों में मिलावट की है और किस तरह से उसने झूठे गवाहों को एफआईआर में डालकर उसके खिलाफ एक केस बना दिया है। जितने भी गंभीर अपराध की एफआईआर होती हैं, वह रेप हो, मर्डर हो, उन सभी में इस प्रकार की एंटी टाइम्ड एफआईआर आरोपी के ऊपर जुर्म ढाके रख देती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को कभी ध्यान नहीं दिया है। तो अगला सवाल है कि कानून में इस परिवर्तन से क्या अंतर हुआ है। हमारा कहना है, एक आजाद मुल्क के डेमोक्रेटिक सेटअप में प्रजा की भलाई और उसके फंडामेंटल राइट्स को सबसे ऊपर का स्थान मिलना चाहिए। लेकिन जब जब भारत की अथॉरिटीज पुलिस से कानून बनवाने में असफल रहती हैं, तो वह आम आदमी के कान ऐंठना शुरू कर देती हैं। यहाँ भी यही हुआ। होना तो यह चाहिए था कि पुलिस को निर्देशित और बाध्य किया जाता कि वह एफआईआर को सही दिन दिनांक और समय पर दर्ज करे, वही उसमें लिखे भी। लेकिन हुआ क्या कि उसको ऐसा ना करके जनता के ऊपर, और वो भी उस जनता के ऊपर जिसके पीछे कानून पड़ा हुआ है और जो मारा मारा घूम रहा है, उसके ऊपर ओनस डाल दिया गया है कि वह दिखाए कि पुलिस की मिलावट से कैसे उसके केस ने अधिक गंभीर रूप ले लिया है। जनता से कहा गया कि वह खुद को पुलिस के तर्ज पर डाले। अगर पुलिस एफआईआर दर्ज करने में कानून का उल्लंघन करती है तो जनता मुंह ना खोले, तभी खोले जब वह साबित कर सके कि उससे किसी आरोपी का कोई कानूनी नुकसान हुआ है। मेमना शेर की मनमानी की तब तक शिकायत ना करे जब तक कि उस पर पंजे के घाव का निशान ना लग जाए। आपको झूठे केसेस से बचाने के लिए हम बहुत अनुभवी एडवोकेट्स को एक मंच पर लेकर आए हैं। सारे भारत के हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर अदालत में हम उन लोगों की मदद करते हैं जो झूठे आरोपों में गलती से या अपने भोलेपन से फंस गए हैं। हम उन यंग एडवोकेट कलीग्स की भी मदद करते हैं जिनके पास अभी अनुभव नहीं है लेकिन ऊर्जा है, अपने क्लाइंट को बचाने का जज्बा है। हम उनके लिए एप्लीकेशन, प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट, क्रॉस एग्जामिनेशन, स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 313 सीआरपीसी तथा बाकी भी सभी ड्राफ्टिंग पूरी करके दिल्ली से उनके पास भेज देते हैं। भारत के हर स्थान से एडवोकेट हमसे जुड़े हैं और इस तकनीक का फायदा ले रहे हैं। आप भी समय न गंवाएं। आपको आपके केस में नुकसान हो सकता है, यथाशीघ्र हमसे संपर्क करें। विजयी हों, झूठ को हरा दें। हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर जाकर बहुत मूल्यवान जानकारी सरल भाषा में पाएं। हमसे संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिया गया है। यह हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होता है। हमसे व्हाट्सएप कॉल द्वारा संपर्क करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, मिलने का अपॉइंटमेंट फिक्स करें। इस चैनल की सब वीडियोस को देखें। झूठे आरोपों के खिलाफ हर वीडियो में कोई ना कोई सूत्र आपको अवश्य मिलेगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि महत्वपूर्ण वीडियोस मिस ना हो जाएं। आपसे अगली वीडियोस में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणाम।